रीडिंग एंड राइटिंग। तो अभी हमने जो पिछली वीडियोस थी उसमें हमने बात की थी कि कैसे कैसे बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा है और लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए कौन से नेसेसरी स्टेप्स हैं। तो पहले जो स्टेप थे उसमें क्या था, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसमें हम बात करेंगे किसकी, राइटिंग एंड रीडिंग। ठीक है, तो ये इस सीरीज़ में क्या है, हमारा जो लैंग्वेज को एक्वायर करने की जो चीज़ होती है वो क्या है, ये इसके नेसेसरी स्टेप्स हैं। कौन से, LSWR। L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हमारी लैंग्वेज एक्वायर करने के जो स्टेप्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ठीक, अब हम बात करें कि रीडिंग होती क्या है। तो रीडिंग में क्या है कि बच्चा जो भी टेक्स्ट लिखे होता है, ठीक है, किसमें, जैसे ये बुक है, ये बच्चा क्या है, ये बुक को पढ़ रहा है, तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको पढ़ना क्या होता है, रीडिंग। अब पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बच्चा सिर्फ और सिर्फ जो उसके अंदर जो भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं या उनके जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, सिर्फ उनको ही वो रिकॉग्नाइज कर सके। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये है रीडिंग का, कि रीडिंग का मतलब ये है कि बुक के अंदर जो भी लिखा हुआ है उस चीज़ को बच्चा क्या कर पाए, समझ पाए, और उसको वो एक लॉजिकली वे में उस चीज़ को वो क्या कर सके, समझ सके। ठीक, इसके साथ साथ क्या होता है कि बच्चा जो भी बुक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, उस उन सभी चीज़ों में क्या कर सके, कॉन्सेप्ट को बना सके। ठीक है, सारे आइडियाज़ को क्या कर सके, लिंक कर सके कि हाँ ये वाला सेंटेंस या ये वाला वर्ड यहाँ पे इस सेंस में यूज़ हुआ है, और वो उनके अपने माइंड में क्या कर सके, रख सके। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि रीडिंग का मतलब ये है कि जो भी बुक में लिखा हुआ है, जो भी रिटन टेक्स्ट है, बच्चा उसको क्या कर सके, समझ सके, या तो वो अपने जो उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके बेसिस पे उसको समझ सके, या वो उसमें अनुमान लगा सके। ठीक है, यानी कि बच्चे को लिखे हुए टेक्स्ट का मीनिंग को क्या करना है, ग्रैस्प करना है। उस रीडिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि जो भी उसमें शेप, बच्चों की जो भी लेटर लिखे हुए हैं, किसमें, बुक में जो भी लेटर लिखे हुए हैं, ठीक, या जो भी वर्ड है या जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक, कि वो सिर्फ उन्हीं को समझें, ये ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी थिंग ये है कि उसके अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है उसका मतलब बच्चा समझ पाए। अब रीडिंग से फ़ायदा क्या है, रीडिंग से फ़ायदा ये है कि बच्चे की जो नॉलेज है वो क्या होगी, एक्सटेंड करेगी। ठीक, इसके अलावा जो उसका सोचने का जो नज़रिया है वो बदलेगा। ठीक, वो लॉजिकली वे में क्या करेगा, सोचेगा, और लिबरल आइडियाज़ उसके अंदर क्या होंगे, डेवलप होंगे। तो ये क्या है हमारा रीडिंग। रीडिंग में देखते हैं कि अब हम कौन कौन से जो मेथड्स हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में, कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, और उसमें से कौन से मेथड्स सही हैं और कौन से मेथड्स गलत हैं। ठीक, यानी कि उनके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं या क्या क्या एडवांटेज हैं। ठीक, अब जैसे रीडिंग में हम देखते हैं कि नॉर्मली हम क्या कराते हैं बच्चों पर, कि बच्चों से जो ज़ोर आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में क्या कराते हैं कि लेटर्स को बुलवाते हैं। ठीक, या हम बोलते हैं कि आपको ये चीज़ें क्या करनी है, रटनी है, या बार बार स्टोरी को हम रिपीट कराते हैं बच्चों से। ठीक, विदाउट कंपैरिजन, वो कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि बिना उनको समझाए हुए हम स्टोरी को क्या कराते हैं, उन पर रिपीट कराते हैं, और बच्चे से बोलते हैं कि आप किसी भी टेक्स्ट को पढ़ो, बस पढ़ना है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। ठीक, अब इन सारे केसेस में क्या हो रहा है कि बच्चा जो भी चीज़ें वो कर रहा है उसका वो क्या कर रहा है, मीनिंग वो नहीं ले पा रहा है, यानी कि मीनिंग को वो ग्रैस्प नहीं कर पा रहा है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, कोई भी गुड एक्टिविटी नहीं है। ठीक, अब इसके अलावा और हम क्या करते हैं कि कुछ टीचर्स ये करते हैं कि वो बच्चों से कहते हैं कि आपको रीडिंग के रूल्स जो हैं वो याद करने हैं, लेकिन इन रियलिटी क्या होता है कि कोई भी रीडिंग के रूल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो भी फ्लुएंट, जो भी रीडर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही वो रीडिंग कर पाते हैं। ठीक है, अब एम्फेसिस ऑन टीचिंग वन लेटर और वर्ड एट अ टाइम। अब टीचर क्या करते हैं, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, कोई भी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक, जैसे टेक्स्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डॉग इज़ अ गुड एनिमल। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेगा टीचर कि फोकस क्या करते हैं, वो वर्ड टू वर्ड पे फोकस करते हैं। ठीक, अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि जैसे बच्चे को पता पड़ गया कि हाँ भाई डॉग क्या है, एक 4 लेग्ड एनिमल है। ठीक है, यानी इसके 4 पैर होते हैं। तो अब बच्चा क्या करेगा, पॉसिबिलिटी क्या है कि बच्चा जितने भी जानवरों को देखेगा, ठीक, चाहे वो लायन को देखे, चाहे वो टाइगर को देखे, तो वो सभी को क्या बोलेगा कि हाँ ये भी डॉग है। ठीक, तो यहाँ से टीचर को ये पता पड़ेगा कि अभी बच्चे के अंदर ये कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ है कि वो
डॉग, लायन और टाइगर को क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये जब डॉग को लायन और टाइगर समझ रहा है, यानी सॉरी जो लायन और टाइगर को डॉग समझ रहा है, तो इस केस में बच्चा क्या कर रहा है, ओवर जनरलाइजेशन। ठीक है, ये भी हमने क्या है प्रीवियस वीडियोस में ये देख चुके हैं। तो टीचर क्या करेगा यहाँ पे, इस कंसेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए वो टीचर और एफर्ट लगाएगा। ठीक, अगर वो क्या करे कि लेटर पे फोकस करे, लेटर पे फोकस कैसे करेगा कि ABCD, इस तरह से क्या बच्चे को दिखाया जाएगा कि A इसको बोलते हैं, B इसको बोलते हैं, C इसको, D इसको। तो इसके भी फ़ायदे हैं और इसके डिसएडवांटेज। फ़ायदे क्या है कि बच्चे को पता पड़ जाएगा कि हाँ A इसको बोलते हैं, B इसको, C इसको। लेकिन अब क्या होगा कि अगर ये क्या है, कैपिटल उसमें लिखे हुए हैं कि अगर हम देखें B, C और D, अगर हम B और D को अलग अलग इंडिविजुअल दिखाएंगे तो क्या होगा कि बच्चा B को D भी बोल सकता है और D को B भी बोल सकता है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, B और D को एक साथ बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट कराना चाहिए। उसी तरह से W और M को एक साथ डेमोन्स्ट्रेट कराना चाहिए बच्चों को। ठीक, नेक्स्ट आता है कि चिल्ड्रन मस्ट बी डिस्करेज फ्रॉम एंटिसिपेटिंग एंड गैसिंग, ऑलवेज रीडिंग करेक्टली। कुछ टीचर क्या करते हैं कि फोकस सिर्फ इस चीज़ पर रहता है कि हाँ बच्चा जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एक्यूरेटली वो रीड करे, लेकिन जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए कि बच्चे को एनकरेज करना चाहिए कि हाँ कि आगे के टेक्स्ट में क्या लिखा होगा कि वो चीज़ बच्चे गैस भी कर पाएँ। गैस करेंगे तो उससे क्या होगा कि उनका माइंड भी एक्सप्लोर करेगा, माइंड एक्सप्लोर करेगा तो क्रिएटिव आइडियाज़ भी आएंगे। ठीक है, और उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। जब बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा तभी बच्चा रीड करने में भी इंटरेस्ट लेगा और वो जो भी टेक्स्ट वहाँ पे लिखा हुआ है उसका जो भी मीनिंग है वो इजीली उसको ग्रैस्प कर पाएगा। ठीक है, एम्फेसिस शुड बी ऑन रीडिंग वर्ड बाय वर्ड। अगर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक, अगर हम इसी लाइन को देखें, ठीक, इसी लाइन की अगर हम बात करें, अगर हम बच्चे से बोलते हैं कि तुम्हें ये वाली लाइन वर्ड टू वर्ड ये पढ़नी है, एम्फेसिस, तो पहले बच्चा क्या करेगा, एम्फेसिस पे ध्यान लगाएगा, फिर शुड पे ध्यान लगाएगा, इनका मीनिंग निकालने की कोशिश करेगा, बी ऑन रीडिंग वर्ड बाय वर्ड, तो इस तरह से पढ़ेगा। तो अब बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, बच्चा बिल्कुल ही बोर हो जाएगा कि अच्छा मुझे एक एक वर्ड पे फोकस करना है। तो टीचर को ये करना चाहिए कि बच्चे से बोलें कि आप इसको देखें टेक्स्ट को, यहाँ पे क्या तुम्हें समझ आ रहा है और क्या मीनिंग आ रहा है। क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि सपोज करो कि उन्होंने एम्फेसिस सिर्फ इसका मीनिंग उन्हें पता है और इन चीज़ों का मीनिंग नहीं पता है, लेकिन वो क्या कर पा रहा है कि वो सारे ही टेक्स्ट जो भी सेंटेंस लिखा है उसका वो मीनिंग ईजिली निकाल पा रहा है। ठीक है, तो वर्ड बाय वर्ड फोकस ना करके टीचर को ये चीज़ करनी चाहिए कि वो बच्चे को बोले कि आप पढ़ें और उसका मीनिंग ग्रैस्प करें, सिर्फ और सिर्फ जो भी सेंटेंस वहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है कि रीडिंग करेक्टली एंड विद एक्यूरेसी इज़ इम्पेरेटिव। कुछ टीचर्स ये मानते हैं कि भाई एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेटली ही तुम्हें बिल्कुल सही सही और बिल्कुल करेक्ट वो चीज़ें पढ़नी है। अगर फिर से वही चीज़ यहाँ पे कि बच्चे में डिसइंटरेस्ट आएगा, ठीक, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें ज़्यादा फोकस करेक्शन पे नहीं देखना है कि हाँ भी बच्चा करेक्ट पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, हमें स्टार्टिंग में ये देखना है कि बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है और जो भी टेक्स्ट लिखा है उसका वो बच्चा मीनिंग जो है वो ग्रैस्प कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक, नेक्स्ट आता है पॉइंट आउट मिस्टेक्स एज सुन एज अकर। अब इस वाले में क्या होता है कि अगर हम के बात करें वर्ड रिकॉग्निशन की, अगर हम बच्चे से बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें ये वर्ड रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, जैसे ये डॉग या टाइगर, अगर ये वाली एक्टिविटी हम क्लास में करा रहे हैं तो उस टाइम पे क्या है कि जैसे ही बच्चा एरर करता है यानी कोई भी मिस्टेक कर रहा है तो उस टाइम पे हमें तुरंत उसको क्या करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम रीडिंग की बात कर रहे हैं और बच्चा कोई एक एरर कर रहा है तो हमें तुरंत उसको टोकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उससे अगेन वही चीज़ें डिसइंटरेस्ट उसमें क्रिएट होगी। ठीक, इसके अलावा बिवेयर ऑफ एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू रीड ऑन देयर ऑन। कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि हम बच्चे को क्या ये चीज़ अवॉइड करते हैं कि बच्चा अपने इंटरेस्ट की चीज़ें ना करे, ना पढ़े। ठीक, या बोलते हैं कि हाँ भाई कोई भी एक टेक्स्ट है, ठीक, हम क्या करते हैं लिमिटेड रहते हैं सिर्फ बुक्स तक कि हाँ भाई तुम्हें बुक्स ही पढ़नी है। तो हमें क्या करना चाहिए इस वाले केस में, कुछ टीचर्स क्या करते हैं सिर्फ बुक्स तक ही लिमिटेड होते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो उस इंटरेस्ट की बुक्स बच्चे को अवेलेबल करानी चाहिए। या अगर उसके पास मटीरियल है उस अपने इंटरेस्ट का मटेरियल, तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे को वो मटेरियल भी प्रोवाइड करा जाए और उसको भी ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि ताकि जो भी उसके पास मटेरियल है वो उसको भी पढ़ सके। ठीक, रीडिंग मस्ट बी पर्पसफुल एंड चैलेंजिंग।
अब जो रीडिंग हम करा रहे हैं, ठीक, सपोज करो हमारे पास क्या 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है, ठीक है, और उसको हम दे दें क्या एक स्टैंडर्ड नॉवल दे दें, तो वो क्या होगी, चैलेंजिंग तो हो जाएगा, लेकिन इसका क्या पर्पस है, कोई पर्पस नहीं होगा, क्योंकि बच्चे उसमें इतने ज़्यादा हार्ड वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, या इतने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है कि उसका मीनिंग ही नहीं निकाल पाएगा बच्चा। एक सेंटेंस पढ़ेगा, बोर हो जाएगा और बैठ जाएगा, ठीक है, फिर वो रीडिंग की तरफ जाएगा ही नहीं, ठीक। नेक्स्ट होता है कॉन्टेक्चुअल रीडिंग मटेरियल। कॉन्टेक्चुअल रीडिंग मटेरियल में ये है कि जो भी हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक, उसके अंदर जो भी सेंटेंस लिखे हुए हैं, सपोज करो एक सेंटेंस यहाँ पे, एक सेंटेंस यहाँ पे, तो ये दोनों सेंटेंस क्या होने चाहिए, एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पे कुछ और है और इस सेंटेंस का मीनिंग कुछ और है, दोनों के जो मीनिंग है एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, क्योंकि वो बिल्कुल ही मीनिंग को क्या कर पाएगा, क्योंकि इस स्टेज पे आके जब, क्योंकि वो छोटी क्लासेस में है, तो दोनों के मीनिंग्स को क्या कर कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक। नेक्स्ट होता है यूज़ फैमिलियर सेंटेंस स्ट्रक्चर। यूज़ फैमिलियर सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हम बातों ही बातों में या कैसे भी करके बच्चे से ये कोशिश करते हैं कि उसको किस चीज़ की स्टोरी या उसने कौन सी पोएम अपने घर पे सुनी है या उसने कहीं भी सराउंडिंग में उसको पता है, तो हम कोशिश ये करें कि उसको उसी तरह का एक मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि अभी उसने क्या है, लिसनिंग एबिलिटी उसकी क्रिएट हो गई है, अब उसको इस चीज़ के बारे में क्या है पता है, जो इस मटेरियल में चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब इससे क्या होगा कि जब उसको पता है तो बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होगा, क्यूरियोसिटी उसके अंदर आएगी कि अच्छा हाँ आगे ये चीज़ है उसको पता है, तो वो इंटरेस्ट लेके उस चीज़ को क्या करेगा, पढ़ेगा। नेक्स्ट आता है रीडिंग कॉर्नर। रीडिंग कॉर्नर में क्या है कि हर क्लासरूम में ये फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए कि रीडिंग कॉर्नर की वहाँ पर अलग अलग मटेरियल्स की बुक्स वहाँ पर अवेलेबल हो, ठीक है, जिनको हम रेफरेंस बुक्स बोलते हैं, तो ये चीज़ भी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। न्यूज़पेपर क्लास में होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल टफ ना हो, जैसे कार्टून कॉर्नर जो होते हैं वो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हों, ठीक। नेक्स्ट आता है कि अब हम टीचिंग को टीच कराने के लिए, रीडिंग को टीच कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो टीचर्स हैं सबसे पहले उन्हें स्टार्ट क्या करना चाहिए, बुक से स्टार्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ बुक को वो तेज़ तेज़ पढ़े बच्चों के साथ, कॉम्प्रीहेंशन के साथ, यानी कि उसको वो एक्सप्लेन भी करते जाएँ, ठीक, रिसाइटिंग एंड सिंगिंग पोएम्स, ठीक। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ों में क्या करना चाहिए, टीचर को बच्चों के साथ उनका मतलब भी शेयर करना चाहिए, वो भी एक इंटरेस्टिंग वे में। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, कुछ अदर एक्टिविटीज़, जैसे अल्फ़ाबेट रिकॉग्निशन, हम अल्फ़ाबेट रिकॉग्निशन एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। डू व्हाट यू हैव रीड, ठीक, इसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे रोल प्ले यहाँ पे करा सकते हैं कि भाई तुमने जो भी पढ़ा है, ठीक, उसका तुम क्या करो, एक रोल प्ले करो। इससे फ़ायदा क्या है कि हमें ये पता पड़ जाएगा कि बच्चे ने कितनी चीज़ें या कितना मीनिंग एक्वायर किया है, जो भी उसने बुक पढ़ी है या जो भी टेक्स्ट उसने पढ़ा है, ठीक। इसके अलावा एक एक्टिविटी ये है कि वर्ड बिफोर वर्ड आफ्टर, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि एक स्टेटमेंट है हमारे पास कोई भी, ठीक, जैसे अगर हम वहाँ से ले लें कोई भी एक स्टेटमेंट, तो अगर हम यहाँ वही ले लेते हैं कि हर फेस इज़ एज मून, तो ये क्या हो गया, वर्ड बिफोर वर्ड आफ्टर, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये फ्रेज ले लिया है, पूरे एक सेंटेंस बिफोर सेंटेंस आफ्टर, तो हम बच्चे से बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ सकता है, ठीक। अगर उसने मीनिंगफुल उसने रीडिंग की है तो बच्चा यहाँ पे क्या होगा, बता सकता है चीज़ों को, ठीक है। तो कुछ तरह की ये भी एक्टिविटीज़ करनी हमें चाहिए। और इसके अलावा और एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं, और एक्टिविटीज़ ये है कि जैसे क्या होगा कि एक बुक ले ली हमने, बुक में हम बच्चे से बोलेंगे कोई भी एक रैंडमली एक पेज ओपन करें, उसका लास्ट वर्ड देखें और उससे पहले वर्ड को देखें, और ये कोशिश करें बताने की नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर जो वर्ड होगा वो क्या हो सकता है, ठीक है, या कोई भी सेंटेंस क्या होगा, ठीक। नेक्स्ट बिगनिंग टू राइट, कि बच्चे से कैसे कैसे लिखाना है। तो लिखने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, यानी कि एबिलिटी टू ग्रैस्प, जो पकड़ने की जो चीज़ है, ठीक है, वो उसकी क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम बच्चों से कुछ एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जैसे हम एक्टिविटीज़ देख रहे हैं ये वाली चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटीज़ क्लासरूम्स में कराई जाती हैं उनकी फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कराने के लिए। इसी के साथ हम उनसे लेटर्स और वर्ड्स और सेंटेंस की राइटिंग की भी हम उनसे प्रैक्टिस करा सकते हैं, जैसे कि ये देखें टेक्स्ट बुक इस तरह की आजकल अवेलेबल है क्लासेज में, ठीक। तो इससे भी क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स हमारी क्या होती है, डेवलप। ये पहला स्टेप है किसी भी राइटिंग के लिए, लिखने के लिए, ठीक। अब जो एलिमेंट्स अगर हम बात करें गुड हैंड राइटिंग के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो उसमें क्या है, एक लेजिबल वर्सेस गुड हैंड राइटिंग। लेजिबल मतलब पढ़ने योग्य और गुड राइटिंग मतलब जो सुंदर दिखती है। जो सुंदर हैंड राइटिंग लिखते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास अच्छी नॉलेज है, लेकिन जो लेजिबल वाले हैं जो पढ़ने योग्य हो, ठीक, सुंदर नहीं है लेकिन पढ़ने योग्य है,
ठीक। तो पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों में पॉसिबिलिटी ये है कि जिसके पास गुड हैंड राइटिंग है ज़रूरी नहीं है कि उसके पास नॉलेज हो, लेकिन जिसके पास अच्छी गुड हैंड राइटिंग नहीं है पॉसिबल ये भी है कि उसके पास अच्छी खासी नॉलेज हो। लेकिन क्योंकि हर एक बच्चे का लिखने का तरीका क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो कभी भी बच्चे को उसकी हैंड राइटिंग के लिए डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, बस बल्कि उसको एनकरेज करना चाहिए ताकि वो एक कंटेंट, अच्छा मीनिंगफुल कंटेंट वो लिख सके, ठीक। लेकिन कोशिश ज़रूर करते रहना चाहिए टीचर को कि हाँ वो लेजिबल हैंड राइटिंग वो लिखे, यानी कि वो सुंदर भी लिखने की कोशिश हमें करवाते रहना चाहिए। नेक्स्ट, कि जब हम उसको कैसे कैसे हैंड राइटिंग को डेवलप करवाएंगे, तो हमें क्या क्या अप्रोच करनी चाहिए, जैसे कि उसके शोल्डर की एक्टिविटीज़ करानी चाहिए ताकि उसकी स्टेबिलिटी ऑफ शोल्डर बनी रहे, ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स को उसको हमें डेवलप कराते रहना चाहिए, ठीक। कि पेंसिल को कैसे पकड़ रहा है या नहीं कर रहा है, ये टीचर की ही मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसके अलावा हम कुछ एग्जांपल की हेल्प से भी उसको करा सकते हैं, जैसे क्या कि हम बता सकते हैं कि जो क्यू अल्फ़ाबेट है वो बैलून की तरह दिखता है, या जो एस अल्फ़ाबेट है वो किसका, स्नेक की तरह। तो वो उसको इमेजिन करेगा, फिर वो एस बनाने की कोशिश करेगा। बैलून है तो बैलून को देखेगा, फिर वो क्या करेगा, क्यू बनाने की वो कोशिश करेगा, ठीक है। ये भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट आता है कि हैंड राइटिंग और पर्सनैलिटी। हैंड राइटिंग और पर्सनैलिटी का कोई भी मेल नहीं है, ठीक, ठीक है। ये वाली चीज़ें कि बोलते हैं कि जिसकी अच्छी हैंड राइटिंग है उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। अब इसके अलावा क्या है कि हैंड राइटिंग एज एन इंडिकेटर ऑफ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है कि एक बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी है जिसमें क्या होता है कि बच्चा रीडिंग और राइटिंग दोनों ही चीज़ नहीं कर पाता है, ये डिसलेक्सिया, इसको एबिलिटी, ये डिसेबिलिटी होती है बच्चे में, ठीक है। जिसमें कि वो लेटर्स की क्या है, रेगुलर शेप नहीं बना पाता है, सिर्फ वो इरेगुलर शेप बना पाता है, ठीक है। अच्छे से वो पढ़ भी नहीं पाता है। अब क्या है कि गुड हैंड राइटिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, पहला ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज हो, दूसरा कि वो जिस चीज़ को लिख रहा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ें लिख रहा हूँ मोस्ट, या ये जो भी कंटेंट यहाँ पे लिख रहा है ये किसके लिए है, अगर मैं इस चीज़ को किन लोगों को दूँ, अगर जिनकी क्या है संस्कृत, ठीक है, लैंग्वेज क्या है, संस्कृत लैंग्वेज है, ठीक, उनको इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है, उनको हिंदी समझ में ही नहीं आती, और उनको मैं ये कंटेंट दूँ, ठीक, तो क्या है उनके लिए यूज़लेस कंटेंट है, ठीक है। तो हमें जब भी चीज़ हम जो भी लिख रहे हैं या जो भी चीज़ हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, रीडर को माइंड में रखते हुए वो चीज़ें हमें कंटेंट लिखना है, ठीक। इसके अलावा क्या है, ल्यूसिडिटी एंड ब्रेविटी। इसमें क्या होता है कि कम से कम संक्षेप में लिखें और उसको स्पष्ट लिखें जो भी चीज़ लिखना है, ठीक है। सिंपल वर्सेस फ्लावरी लैंग्वेज, कभी भी फ्लावरी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है कि यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर लिखा है या कुछ भी, बिल्कुल जितना हो सके सिंपल हो सके, ठीक है। जैसे यहाँ दो स्टेटमेंट देख लेते हैं कि मोस्ट अम्बली, उसको क्या करना है कि बच्चे को छुट्टी चाहिए, तो उसने क्या करा कि फ्लावरी लैंग्वेज में इतना बड़ा लिखा है, तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। तो उसने क्या बोला, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, वी होप यू वुड एग्री, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम देखें तो जो बी सेंटेंस है वो क्या है, ए सेंटेंस से ज़्यादा बेटर है, प्रिसाइज भी है और सिंपल भी है, ठीक है। अब क्या है कि राइटिंग स्किल्स को हम बच्चे में कैसे कैसे डेवलप करा सकते हैं लोअर क्लासेस में। तो पहला क्या है कि पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन में क्या है, कोई भी एक पिक्चर बच्चे को दिखा देंगे, ठीक, फिर बच्चे से बोलेंगे कि आप इस पर क्या करें, अपने व्यूज़ इस पर लिखें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बच्चे के क्रिएटिव आइडियाज़ भी आएंगे, माइंड एक्सप्लोर भी करेगा वो, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं डेवलपिंग स्टोरीज फ्रॉम गिवन आउटलाइंस। इसमें हम क्या करते हैं आउटलाइंस में कि बच्चे को कुछ कीवर्ड्स दे देते हैं, ठीक। हमने क्या बोला कि भाई मैंने उसको कुछ कीवर्ड्स दिए जैसे कि फार्मर्स, ठीक, रिवर्स, और उसके पास क्या है, कुछ लैंड है, ठीक। तो बच्चे को ये 3 कीवर्ड दे दिए हैं मैंने, और बच्चे को हम बोलें कि अब इस पर क्या करो, आप एक स्टोरी राइट करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट राइटिंग। इंडिपेंडेंट राइटिंग में क्या है कि बच्चे को बोल दिया जाता है कि फ्रीली आप किसी भी एक टॉपिक पे कुछ भी लिखें जो भी आपके मन में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स, लास्ट आता है डिक्टेशन। राइमिंग वर्ड्स में क्या है कि मैं बच्चे को बोलूँ कि डे, डे का कोई एक राइमिंग वर्ड तुम लिख के बताओ, तो वो क्या लिख सकता है यहाँ पे, मे, ठीक। उस तरह से हम राइमिंग वर्ड्स की हेल्प से भी बच्चे की जो राइटिंग स्किल्स हैं उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। डिक्टेशन, डिक्टेशन में भी हम बच्चे की राइटिंग स्किल्स को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। डिक्टेशन में क्या हो सकता है, कौन कौन सी स्किल्स इम्प्रूव हो सकती हैं, पहली एक राइटिंग स्किल्स भी उसकी इम्प्रूव होगी, दूसरी जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो भी उसकी इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। थैंक यू।